मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और उसी के साथ साथ बहुत खुश भी। डरा हुआ इसलिए था क्योंकि एक साइको आदमी ने मुझे अगवा कर लिया था, और खुश इसलिए क्योंकि उस साइको से मैं अपने साथ साथ 2 और बच्चों को एक दर्द भरी खौफनाक मौत से बचा पाया था। मेरा नाम काइल है और मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी क्रिसमस पहले की तरह खुशी से नहीं मना पाऊंगा। हर साल मेरे नगर के लोग एक बड़े से कम्युनिटी हॉल में होने वाली क्रिसमस पार्टी का इंतजार करते हैं। कम्युनिटी हॉल के बगीचे में एक छोटा सा मेला लगता है। हम जितनी चाहे उतनी चॉकलेट्स खाते हैं, कैरोल्स गाते हैं, छोटे बच्चे क्रिसमस पर एक नाटक तैयार करते हैं। वो क्रिसमस की शाम थी। हम सब कम्युनिटी हॉल में इकट्ठे हुए। बच्चे सैंटा की हैट्स पहनकर इधर उधर भाग रहे थे। एक मोटा सैंटा क्लॉज पार्टी में इधर उधर घूम रहा था। स्पीकर पर क्रिसमस के गाने बज रहे थे। मैं इस पूरे माहौल को देखकर बहुत खुश था। मैं एक स्टॉल पर गया जहां रेनबो शुगर कैंडी बिक रही थी। सभी बच्चे वहां इकट्ठे थे और उस स्टॉल का मालिक इतनी भीड़ संभाल नहीं पा रहा था। एक 10 साल का बच्चा होने के नाते मेरा कद थोड़ा छोटा है, इसलिए इतनी भीड़ में अपने लिए रेनबो बार लेना मेरे लिए और भी मुश्किल हो रहा था। एक ट्रॉली बैग की तरह बार बार धक्का खाने के बाद मैं तंग आकर उस स्टॉल से बाहर आ गया और कुछ ही दूरी पर लगे एक बेंच पर आकर बैठ गया। वो बेंच एक बड़े से पेड़ के नीचे था। पेड़ पर बर्फ गिरी हुई थी और पेड़ होने की वजह से बेंच के आसपास छाया थी। मेरे अलावा सभी लोग बहुत मजे कर रहे थे। मैं घर जाने का सोच रहा था। वहां जाकर मैं वीडियो गेम्स खेल सकता था, पर तभी मैंने अपने पीछे से किसी को आते हुए सुना। जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद एक चेहरा सामने आया। लगता है कि तुम क्रिसमस कुछ खास एंजॉय नहीं कर रहे हो। वो आदमी अंधेरे से निकल कर आया और मेरे साथ बैठ गया। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी उम्र का मैं अंदाजा नहीं लगा पाया, उसके अजीब कपड़ों की वजह से। उस आदमी ने विली वोंका का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी भी थी, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने फिल्मों में देखी थी। पर ये आदमी विली वोंका के फिल्म के किरदार जैसा मजाकिया बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उसका डरावना रूप लग रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और जैसे एक ही जगह अटकी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। उसकी नोकीली नाक और तेज जबड़ा यह बता रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उसने अपने सूखे होठों को चाटा और बोला, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? नहीं, मैं बस बोर हो रहा हूं। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा घर यहाँ जंगलों के बीच में है। मुझे भीड़ में रहना पसंद है। उसकी बात को सुनते हुए मैंने उससे पूछा, हाँ, तुमने बताया नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काइल है। तुमने विली वोंका जैसे कपड़े क्यों पहने? मेरा मतलब ये हैलोवीन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उस किरदार जैसा ही हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास भी चॉकलेट की फैक्ट्री है? हाँ, और मेरे पास ढेरों रेनबो बार्स हैं और भी बहुत से क्रिसमस कैंडीज। क्या तुम आकर देखना चाहोगे? मैं उसे उसी टाइम मना कर देता, पर उस समय मैं वहां से निकलना चाहता था, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव माना और वो जंगलों में चलने लगा। जंगल की जमीन चमकीली बर्फ से ढकी हुई थी। चांद की हल्की रोशनी पड़ने से वो नजारा एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुम बहुत सवाल पूछते हो। खैर, तुम मुझे मिस्टर वोंका बुला सकते हो। हम दोनों जानते हैं कि ये तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता। पर तुम मुझे यही बुलाओगे। ओके मिस्टर वोंका। मैं अचानक चुप हो गया क्योंकि मैं उसे दोबारा तंग नहीं करना चाहता था। मुझे सच में कुछ कैंडीज चाहिए थी, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। वो एक बड़े से घर के आगे आकर रुक गया। हालांकि घर काफी बड़ा था, पर मुझे वो सुनसान लग रहा था। घर की दीवारों पर जंगली पेड़ उग रहे थे। लकड़ी के सिलने की बदबू आ रही थी। तुम यहाँ रहते हो? ये सिर्फ बाहर से पुराना दिखता है। आओ अंदर चले। वो मुझसे कुछ कदम आगे गया और उसने अपने घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी के साथ ऐसी सुनसान जगह पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पेरेंट्स नहीं जानते कि मैं यहाँ आया हूँ और इस घर की हालत देखकर मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि आदमी के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए।
मैं फिर कभी आऊँगा। मेरे पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब कहाँ जाओगे? तुम तब जा सकते हो जब मैं कहूँगा। इससे पहले कि मैं चिल्ला पाता, उसने अपनी छड़ी की मदद से मेरे सर पर जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मेरे सर पर लगी चोट बहुत दर्द कर रही थी। मैंने खुद को एक बड़े से डाइनिंग रूम में एक पिलर से बंधा पाया। मेरे सामने 2 और पिलर्स थे और उन पर 2 और बच्चे बंधे हुए थे। दोनों ही बहुत कमजोर लग रहे थे, जैसे काफी वक्त से उन्हें पानी न मिला। वो मुझसे छोटे थे। उनके गंदे कपड़े देखकर लग रहा था कि वो काफी वक्त से यहाँ बंधे थे। उठो चूहो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या चाहिए तुम्हें? सवाल सवाल सवाल। उसने मेरे मुंह पर पानी मारा और कहा, तुम तब जा सकते हो जब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पैसे दे देंगे बिना नुकसान पहुंचाए। क्रिसमस पर पैसे खर्च करने से कोई भी खुद को नहीं रोकता, तो मेरा हिस्सा देने में किसी को तकलीफ क्यों होती है? पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स इस वक्त मेरी तलाश कर रहे होंगे और वो यहाँ आ जाएंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कायल? पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये देखने के बाद ऐसा करोगे। उसने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया। लोहे की चेन के उतरने की आवाज आने लगी। उससे एक पिंजरा जुड़ा हुआ था जो घर की सीलिंग से नीचे आ रहा था, जो मैंने अभी तक देखा नहीं था। उस पिंजरे में एक बच्चे की लाश थी जिसकी उम्र मेरे जितनी होगी, पर वो अब जिंदा नहीं था। उस बच्चे का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पहली बार में देखने से किसी को भी लग सकता था कि वो बच्चा जलने की वजह से मरा होगा, पर उस बच्चे के शरीर पर कुछ चिपका हुआ था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे कि ग्लू हो। वो साइको मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर उसने बगल में रखी बड़ी सी हांडी की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? मेरी सीक्रेट चॉकलेट की रेसिपी। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हें जिंदा इस उबलते हुए चॉकलेट में डाल दूंगा, ठीक इस बच्चे की तरह। हर बच्चे को यही मिलता है जब वो मिस्टर वोंका के साथ होशियारी करने की कोशिश करता है। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और मेरे डर के मारे पसीने छूट गए। मेरी आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स की तस्वीर आने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। पर फिर मुझे याद आया, मैंने उस मेले से की चेन खरीदा था और उस की चेन के कोने बहुत तेज धार वाले। मेरे हाथ पुराने कपड़े से बंधे हुए थे। बिना एक भी सेकंड गवाए हुए मैंने वो की चेन अपनी पिछली जेब से निकाला और उससे मेरे हाथ पर बंधे कपड़ों पर रगड़ने लगा। 1 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद मैं कामयाब हुआ और मैंने खुद को आजाद कर लिया। मैं वहां से भागकर खुद को बचा सकता था, मगर मैं उन दोनों बच्चों को भी भगाना चाहता था और उस आदमी को सजा देना चाहता था जिसने एक बच्चे की हत्या की थी। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं धीरे से उस उबलती हुई हांडी के पास गया और मैंने कपड़े का एक हिस्सा उस गंदी स्मेल वाली चॉकलेट में डुबोया। मैंने उस चॉकलेट को जमीन पर गिरा दिया ताकि उससे जमीन में फिसलन हो जाए। फिर मैं उस आदमी के आने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद मुझे उसके पैरों की आवाज आने लगी और वो बाहर आ गया। मुझे अपनी जगह पर ना पाकर वो चिल्लाने लगा, चूहे कहीं के, मैं जानता हूं तुम यही हो, क्योंकि मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। बेहतर रहेगा कि तुम बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। वो चिल्ला रहा था और हर पिलर के पीछे मुझे ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने हांडी के पास बने हुए पिलर के पीछे मुझे देखा, मैंने कूदकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे धक्का दे दिया। उसका पैर जमीन में फिसला और वो जोर से चिल्लाते हुए इस गर्म हांडी में गिर गया। उसके शरीर की चमड़ी पिघलने लगी और वो बाहर आने की कोशिश करने लगा। वो खुद को बचाने के लिए अपने हाथ आगे पीछे करने लगा और मैं वहां खड़ा उसे मरते हुए देखता रहा। जब उसने चिल्लाना और हाथ पैर मारना बंद कर दिया, मुझे लगा वो मर चुका है। क्योंकि मेरे पास घर की चाबी नहीं थी, इसलिए मैं कोई खिड़की ढूंढने लगा ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं और बाकी 2 बच्चों की मदद ला सकूं। किस्मत से वहां एक खिड़की थी जिसका कांच टूटा हुआ था। मैंने एक बार ताकत लगाकर उस कांच को पूरी तरह तोड़ दिया और मैदान में भागने लगा। तब तक सभी मेरा नाम पुकार रहे थे और मेरी मॉम डर कर हर जगह मुझे ढूंढ रही थी। मुझे डरा हुआ जंगलों से बाहर भागते देख वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस को बुलाया गया और उन बच्चों को बचा लिया गया, पर मैं अभी भी डरा हुआ हूं। भगवान ही जानता है
क्या होता अगर मेरे पास वो कीचेन ना होता था। क्रिसमस की शाम के दिन उस उबलती हुई चॉकलेट में जलकर मरना बहुत दर्दनाक होता। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। 27 साल पहले रोंडा गुलेट के लिए क्रिसमस का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी 18 साल की बहन डैनिटा उन 6 लोगों में से थी जिनकी क्रिसमस 1992 के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 4 युवकों के फायरिंग करने पर 6 लोगों की मौत, 2 घायल और इन लोगों के रिश्तेदार और दोस्तों पर इस हादसे का असर बहुत गहरा था। छोटी चोरियों से शुरू करते हुए, जिसमें जूतों की चोरी से लेकर $44 की चोरी शामिल थी, इस गिरोह का अपराध अब अपनी खुशी के लिए जान लेने तक आ गया था। इस केस के जासूसों के हिसाब से ये लोग बस किसी भी इंसान की हत्या कर रहे थे बिना किसी वजह के। किसी भी हत्या का कोई ठोस कारण नहीं था, वो सिर्फ ये सब मजे के लिए कर रहे थे। इन हत्याओं के लिए जिन 4 लोगों को पकड़ा गया वो अपना ज्यादातर वक्त कोर्ट हाउस स्क्वायर में पैसे बर्बाद करके बेकार करते थे, जब तक उन्होंने ऐसी हत्याओं को अंजाम देना शुरू नहीं किया था। दिसंबर 1992 में डेटन शहर छुट्टियों की सजावट और खेलों से सजा हुआ था। कोर्ट हाउस स्क्वायर और बाकी गलियों में क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था। डेटन आर्केड को दोबारा खोला गया था, जहां पर अलग अलग तरह की दुकानें लगी थी और क्रिसमस के मौके पर खाने की सुविधा भी की गई थी। जब लोग वहां अपने लोगों के साथ एक अच्छा वक्त बिता रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। जवान बच्चों का एक समूह आतंक फैलाने के लिए तैयार था। लॉरा टेलर, मार्वेलस कीन, हेथर मैथ्यूज एंड डेमार्कस स्मिथ खुद को द डाउनटाउन पोसेस कहते थे। उन्होंने अपने परिवार को पराया कर दिया था और अब लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। आओ जिंदगी में थोड़ा मजा किया जाए, 16 साल के टेलर ने अपने बाकी दोस्तों से कहा। क्रिसमस की एक शाम पहले उन्होंने डेटन के इतिहास के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। उनका पहला शिकार जोसेफ विकर्सन हुआ। लड़कियों ने उसे अपनी अदाओं से फंसाते हुए उसके घर प्रेस्कॉट एवेन्यू तक आ गई और फिर 34 साल के जनरल मोटर वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी रात उन्होंने डेनिटा गुलेट की भी हत्या की थी। वो 18 साल की थी और वेस्ट डेटन बाजार के बगल में लगे हुए पे फोन का इस्तेमाल कर रही थी। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि गुलेट से उसके जिम शूज, जैकेट एंड बुक बैग चोरी किया गया था। डेनिटा की बहन रोंडा गुलेट ने बताया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे गोली मत मारो, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मार डाला। उसने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। काश उन्होंने मेरी बहन को छोड़ दिया होता। क्रिसमस के दिन 19 साल के लड़के रिचर्ड मैडॉक्स की लाश एक गाड़ी में मिली। उसके सर पर गोली मारी गई थी। जासूसों को बाद में पता चला कि रिचर्ड लॉरा टेलर का एक्स बॉयफ्रेंड था। जेफरी राइट की उस दिन यूमा प्लेस के एक घर के बाहर हत्या की कोशिश की गई। 4 गोलियां लगने के बावजूद वो बच गया। दिसंबर 26 को ये चारों शॉर्ट स्टॉप मिनी मार्ट गए और वहां इन्होंने सैरा इब्राहिम को गोली मार दी, जो इन छुट्टियों में अपनी फैमिली बिजनेस पर काम कर रही थी। 38 साल की वो महिला गोली लगने के 5 दिन बाद हॉस्पिटल में मर गई। स्टोर में एक कस्टमर भी था जिसका नाम जोन्स पेटस था। उसे भी गोली लगी थी पर वो बच गया। पहले डेटन की पुलिस को यह पता नहीं चला कि ये सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो पहली चीज जिसने हमें इन अपराधों के बारे में एक साथ सोचने पर मजबूर किया वो था इनमें इस्तेमाल की गई गोलियां। फिर हमें चिंता होने लगी और हमें यह भी पता लगने लगा था कि इसके पीछे किसी एक आदमी का हाथ था या किसी गिरोह का, और हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे। बर्क ने कहा कि वो नहीं जानते थे कि उन्हें किसकी तलाश करनी है। असलियत ये थी कि हम एक अनजान को एक अनजान अपराध के लिए पकड़ने वाले थे, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। इन हत्याओं के पीछे कोई मकसद ही नहीं था, बर्क ने कहा। दिसंबर 26 की शाम डेटन पुलिस सार्जेंट जॉन ह्यूबर को क्यूमलर एवेन्यू पर एक चोरी की गाड़ी मिली। उस वक्त उसे नहीं पता था कि वो डेटन में चल रही इन हत्याओं के पीछे शामिल लोगों को रोक रहा था। उसने हमारे साथ सहयोग किया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। मुझे बाद में जासूसों से पता चला कि लॉरा टेलर ने मार्वेलस कीन को मुझे गोली मारने को कहा था, पर उसने ऐसा नहीं किया, ह्यूबर ने कहा। इतने आतंक के बाद उस गिरोह का इस तरह पकड़े जाना बहुत ही आश्चर्यजनक था। स्मिथ पास ही के घर में छुप गया
पर उसे फौरन वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी तीनों कीन, मैथ्यूज एंड टेलर को भी बिना किसी देरी के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के चारों अपराधियों को जेल में डालने के बाद टेलर से लोकल मिनिस्टर मिलने आई, क्योंकि वो बस 16 साल की थी और उसे एक भयंकर अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस मुलाकात के दौरान टेलर ने हमें 2 और लोगों के बारे में बताया। पुलिस को 16 साल की वेंडी कॉट्रेल और 19 साल के मार्विन वॉशिंगटन की लाश शहर के बाजरी के ढेर में रिचली एवेन्यू के पास मिली। टेलर और मैथ्यूज को ओहायो रिफॉर्मेटरी में महिला की हत्या के लिए उम्र कैद हुई। स्मिथ को मैन्सफील्ड करेक्शनल इंस्टीट्यूट में फांसी की सजा हुई। जुलाई 21, 2009 में कीन, जिस पर 5 हत्याओं का आरोप था, उसे ल्यूकासविल के सदर्न ओहायो करेक्शनल फैसिलिटी में एक घातक इंजेक्शन देकर मार दिया गया। उसकी कोई आखिरी इच्छा नहीं थी। वो एक अच्छा विद्यार्थी था और उसे इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसके भाई को 1991 में चोरी करते हुए मार दिया गया था। शायद उसी के बाद वो बदल गया। इस बात का उस पर बहुत गहरा असर हुआ, कोर्ट ने बताया। उसके बाद वो डिप्रेस हो गया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काफी शांत और अपने में रहने लगा। कीन कैलिफोर्निया में अपने डैड के पास चला गया, पर अगस्त 1992 में पैसों के ऊपर लड़ाई की वजह से वापस डेटन आ गया। वो डेटन में अपनी मॉम के घर से दिसंबर के पहले हफ्ते में ही भाग गया और यूमा प्लेस के फ्लॉप हाउस में रहने लगा, जो डेटन शहर में ग्रेट मायामी रिवर पर था। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रिसमस पर जल्दी पैसा बनाने की साजिश रची। मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैं वो करना चाहता था जो वो लोग कर रहे थे, मैथ्यूज ने कहा। डिटेक्टिव ब्रूक ने बताया कि एक बार जब हत्या का सिलसिला शुरू हुआ तो सभी अपनी मर्जी से उसमें शामिल हुए। उन्हें ऐसा करके मजा आने लगा। वो इसे जीने लगे। ऐसा करने से उन्हें अपने वजूद का एहसास होने लगा, ब्रूक ने कहा। रोंडा गुलेट ने कहा, आज 25 साल बाद भी उस दिन को याद करके बहुत तकलीफ होती है। मुझे अपने परिवार के लिए बहुत दुख होता है और बाकी मारे गए लोगों के परिवार के लिए भी, रोंडा ने कहा। किसी की भी जिंदगी या तो आगे जा सकती है या फिर पीछे। मेरी भी इसी तरह चलती है, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत सोचती हूं। गुलेट ने कहा कि उसकी बहन की हत्या का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इस हादसे की वजह से उसकी सगाई टूट गई, एक बेटी मारी गई और एक मां भी। इस हादसे के 6 साल बाद मेरी मॉम की अचानक ही मौत हो गई, गुलेट ने कहा। मेरी मॉम 51 साल की उम्र में ही मर गई। उनकी मौत मेरी बहन के गम में हुई। उनका दिल टूट चुका था। गुलेट अब विक्टिम्स राइट की वकील है और इसी में मास्टर्स कर रही है। उसने बताया कि वो अपनी छुट्टियों को चर्च और अनाथ आश्रम में सेवा करके बिताती है। उस गिरोह ने 18 साल की डैनिटा की फोन बूथ पर हत्या करने से पहले एक आदमी को लूटने की कोशिश की थी। कुछ लोग इसे थ्रिल किलिंग का नाम देते हैं, कुछ बाल अपराध, कुछ पारिवारिक मुद्दों को इसकी वजह बताते हैं, तो कुछ इसे बुरे बच्चों की गलती। पर इस हत्या के पीछे बच्चे इनमें से किसी भी रूढ़िवाद में फिट नहीं होते। फिर भी उन्होंने इस घटनाओं को अंजाम देकर सबको चौंका देने का फैसला किया। मुझे हमेशा से ही क्रिसमस से नफरत थी। शायद ज्यादातर लोग मुझे ऐसे कहने की वजह से पागल समझेंगे, पर सर्दियों की छुट्टी बिताना सिर्फ तभी आसान है अगर आपके पास रहने के लिए घर हो और एक परिवार भी। जो लोग अमीर नहीं हैं या जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उनके लिए क्रिसमस भयंकर सर्दी का एक और दिन है, जब हाइपोथर्मिया से आपके मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मुझे वो दिन याद ही नहीं जब मेरे सर पर छत थी, या फिर शायद ऐसा कभी था ही नहीं। जितना मुझे याद है, मैं हमेशा बेसहारा गलियों में ही रही हूँ। मैं हर साल क्रिसमस पर लोगों को खुश देखती हूँ। अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हुए गलियों से ही देखा है। मेरे लिए क्रिसमस का दिन बस एक ही वजह से खास होता है। मैं रेस्टोरेंट्स में आए हुए लोगों का फेंका हुआ खाना कूड़ेदान से निकालकर खा सकती थी। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता था कि लोग कितना खाना बर्बाद कर देते हैं। खैर, मुझे यह काम काफी जल्दी करना पड़ता था, नहीं तो रेस्टोरेंट्स वाले मुझे उनके कूड़ेदान में छेड़खानी करने पर पकड़ लेते। अब मुझे यह भी समझ नहीं आता कि इसमें उन्हें क्या तकलीफ है। वो तो वैसे भी उस खाने को फेंकने ही वाले हैं। क्रिसमस के दिन जब मैं एक कूड़ेदान में खाना ढूंढ रही थी, तो मैंने एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। उसे देखकर मैं भागने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक लिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। रुको, मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो मुझसे काफी प्यार से बात कर रहा था,
पर मैं बहुत ही बदतमीजी से। ये सुनने में बहुत मतलबी लग सकता है, पर आप गलियों में अच्छे और प्यारे बनकर नहीं जी सकते। एक बच्ची को इस ठंड में सिर्फ मदद करना चाहता हूं। मेरा नाम चार्ल्स है। और तुम्हारा? सूजन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सूजन। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? था मेरे पास, पर इस बर्फ ने मेरा लकड़ी का बॉक्स गीला कर दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम आज रात सोने के लिए एक घर चाहती हो? क्या? मेरा घर पास ही में है। तुम चाहो तो आज रात वहां रुक सकती हो। बाहर बहुत ठंड है, और अगर तुम चाहो तो तुम वहां खाना भी खा सकती हो। और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वेल, आज क्रिसमस है और मैं इस त्योहार के जश्न में हूं। एक गरीब लड़की की मदद करना, शायद क्राइस्ट और सेंटा भी यही चाहते होंगे। मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। एक ऐसे अनजान आदमी के घर जाने से कुछ अच्छा नहीं हो सकता जो आपको खाना भी दे रहा हो, और मैं उसकी क्रिसमस में मदद वाली कहानी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। पर मेरा दिमाग कुछ भी कह रहा हो, मेरा पेट खाना मांग रहा था, और इस ठंड में मेरा शरीर भी ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे पाता। उस साल दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड थी, और मैंने पहले ही कुछ बेसहारा लोगों को इस ठंड में बर्फ के नीचे मरते हुए देख लिया था। अगर मैं कोई आसरा नहीं ढूंढती तो मैं भी उनकी तरह मर जाती। ये देखकर कि मेरी जिंदगी में अब इससे बुरा और क्या ही होगा, और अगर मुझे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। मैंने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली। मैं चार्ल्स के पीछे पीछे चलने लगी। वहां क्रिसमस मना रहे लोगों को यही लगा होगा कि एक दादा और उनकी पोती एक साथ क्रिसमस का मजा ले रहे हैं। हम एक छोटे से 2 मंजिले घर के आगे आकर रुके, जो शहर के अच्छे इलाके में था। चार्ल्स ने चाबी से उस घर का दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। वो घर पहले से ही क्रिसमस की सजावट से सजा हुआ था। उस कमरे में एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, जिस पर रंग बिरंगे बल्ब लगे हुए थे, और एक सुंदर सुनहरे रंग का चमकीला सितारा भी। पर क्रिसमस की सजावट के अलावा असली दिखने वाली कुछ डॉल्स भी शेल्फ्स पर रखी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और वो एल्व्स जैसी लग रही थी। इतनी सारी डॉल्स! हाँ, मैं कस्टम डॉल मेकर हूं और ये मेरा प्रोडक्ट है। क्रिसमस पर मेरा काम काफी अच्छा चलता है। बहुत सारे पेरेंट्स को अपनी बेटियों के लिए मेरी डॉल्स चाहिए होती हैं। तुम्हारी इन डॉल्स में ऐसा क्या खास है? चार्ल्स के चेहरे पर गुरूर से भरी एक मुस्कान आ गई। बच्चों को डॉल से खेलना पसंद है, पर इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही डॉल्स हैं जो बच्चों के साथ खेल सकती हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चार्ल्स ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो मेरे काम का रहस्य है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। बच्चों के लिए कुछ खास बनाने के लिए आपके पास एक बच्चे का दिल होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा कि वो एक कहावत कह रहा है जो मुझे समझ नहीं आई। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि पहले तो कोई इतनी डरावनी डॉल्स लेगा ही क्यों। इसलिए मैं जल्द ही चार्ल्स के पीछे पीछे चलने लगी ताकि उन डॉल्स की नजरों से बच सकूं। वो मुझे डाइनिंग रूम तक ले गया, जहां पूरा टेबल क्रिसमस के अलग अलग खाने से भरा हुआ था। मैंने आज से पहले ऐसा सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। वहां पर हनीड हैम, रोस्ट बीफ और पोटैटोस, मिंस्ड पाई और बीच में एक बड़ी मीट की प्लेट पड़ी थी। मैंने जिंदगी में पहले कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा था। ये सब तुम्हारे लिए सूजन। क्या? वाकई? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ही मैं कमा पाता हूं। इसे ऐसा समझो जैसे कि तुम जैसे बच्चों को मेरा कारोबार बढ़ाने का धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे अंदर जो भी झिझक थी सब छूट गई थी। मैं टेबल के आगे बैठी और खाने का मजा लेने लगी। चार्ल्स फिर से लिविंग रूम में गया और वहां उसने एक डॉल उठा ली। मुझे इस डॉल पर अभी भी थोड़ा काम करना है। आखिर मुझे अपना काम पूरा करके भी देना है। तब तक तुम्हें जो मन करे तुम वो खाओ। उसके बाद वो उस डॉल के साथ घर के बेसमेंट में चला गया और मैं बस खाना खाती रही। मुझे इंसानियत पर भरोसा होने लगा था। पर इससे पहले कि मैं क्रिसमस की मिठाई पर हाथ डाल पाती, मैंने महसूस किया कि किसी बच्चे ने मेरी कलाई पकड़ ली है। मैं मुड़ी तो मैंने देखा वो एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसने शेल्फ पर पड़ी एल्व्स की तरह कपड़े पहने हुए थे और तकरीबन उसी कद का था। तुम्हें अब जाना चाहिए। क्या?
पर चार्ल्स ने मुझे कहा कि वो नहीं है जो तुम उसे समझ रही हो। तुम्हें अपने बारे में सोचकर यहाँ से निकलना होगा। उस बच्चे ने मेरी कलाई छोड़ दी और पीछे हट गया। प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ और सुरक्षित रहना। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वो डाइनिंग रूम से फुर्ती से निकल गया। हे रुको! मैं उसके पीछे लिविंग रूम में भागी, पर मुझे वहां डॉल्स के अलावा कोई नहीं दिखा। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ उनमें से एक डॉल बिल्कुल उसी बच्चे की तरह लग रही थी, पर मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर निकाल दिया। मैंने उस बच्चे की तलाश में पूरा घर छान दिया, पर मुझे क्रिसमस की सजावट और उन डॉल्स के अलावा और कोई नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद वो चार्ल्स का ही कोई जानने वाला होगा, इसलिए मैं उसके पास नीचे बेसमेंट में जाने लगी, ये बताने के लिए कि वो घर में कहीं नहीं है। मैं धीरे धीरे दबे पांव से सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में जाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसका ध्यान अपने काम से टूटे और वो खराब हो जाए। वो काफी मेहनत और दिमाग लगाकर इस काम को करता होगा, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती जो मैंने उस बेसमेंट में देखा। चार्ल्स अपने काम की जगह पर बैठा था और उसके पास में ही शेल्फ से लाई हुई वो डॉल पड़ी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई नाजुक काम कर रहा था, इसलिए मैं उसे आवाज लगाने ही लगी थी कि वक्त रहते मैं रुक गई जब मैंने उसके काम की जगह के ऊपर कुछ लटका हुआ देखा। पहले मुझे लगा कि वो एक डॉल है, पर वो बहुत बड़ी थी और उसकी आंखें भी खुली हुई थी। कुछ सेकंड्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो असलियत में क्या था, और यकीन मानिए मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी चीख को रोका। वो एक बच्चे की लाश थी जो मेरी उम्र का था और उसकी शक्ल टेबल पर रखी एल्फ डॉल से हूबहू मिलती थी। चार्ल्स ने उस बच्चे को उल्टा लटकाया हुआ था। चार्ल्स ने फिर अपने डेस्क से एक लंबा चाकू निकाला और उसे मरे हुए बच्चे के सीने में गाड़ दिया। फिर एक एक्सपर्ट की तरह उसने बच्चे के सीने पर चीरा लगाया और फिर अपना हाथ डालकर उस बच्चे का दिल निकाल लिया। मैं इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। फिर चार्ल्स ने डेस्क पर पड़ी एल्फ डॉल का कंपार्टमेंट खोला और उस बच्चे का दिल उसमें रख दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उस एल्फ डॉल की डरी हुई आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूँ? चार्ल्स, क्या हुआ? इससे पहले कि वो डॉल अपनी बात पूरी करती, चार्ल्स ने उस डॉल के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया। मैं तुम्हें बाद में ठीक करूंगा, पहले मुझे तुम्हारे लिए एक बहन का इंतजाम करना है। मैं उस घर से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग गई। मैं पास के पुलिस स्टेशन पर गई। मैं अक्सर पुलिस वालों से एक बीमारी की तरह भागती हूँ, पर इस बार मुझे यह कदम उठाना ही था। मैंने उन्हें बताया कि चार्ल्स ने मुझे अगवा किया था और मैंने उन्हें उसके घर का पता भी बताया, पर मैंने उन्हें उन डॉल्स के बारे में अभी कुछ नहीं बताया था। मैं पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में ही रुकी और तब तक कुछ पुलिस ऑफिसर्स चार्ल्स के घर गए। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में लगे टीवी पर मुझे चार्ल्स के घर की लाइव न्यूज देखने लगी। उसके घर को आग लग गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से चार्ल्स ने अपने घर में खुद ही आग लगा दी जब पुलिस वालों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। फिर वो चार्ल्स की हिस्ट्री के बारे में बताने लगे कि वो किस तरह एक बहुत ही अच्छा पारिवारिक इंसान था जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी, और उसके जानने वालों के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। उन्होंने चार्ल्स और उसके परिवार की तस्वीर दिखाई जो अब इस दुनिया में नहीं थे, और वो देखकर मैं दंग रह गई। चार्ल्स और उसकी वाइफ के बीच खड़ा बच्चा बिल्कुल उस बच्चे के जैसे दिख रहा था जो मुझे उसके घर पर भी मिला था, जिसने मुझे उसके डैड का घर छोड़कर जाने की सलाह दी थी। वो नहीं चाहता था कि एक और बच्चे का वही हाल हो जो उसके साथ हुआ था। मुझे लगता है कि एक असली डॉल बनाने की जिद में चार्ल्स ने अपने ही बच्चों की बलि दे दी थी।